नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम गहराई से और विस्तार से जानेंगे। इस वाले भाग में हम ये जानेंगे कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं और हैलोजनों से क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इस कारण से हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक विशेष स्थान क्यों दिया गया है। इसके अलावा इस भाग में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं और हम हाइड्रोजन के बनाने की विधियां, उसके औद्योगिक महत्व की विधि और साथ में हाइड्रोजन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में इस वाले भाग में हम जानेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस है। यह सामान्य ताप पर गैस अवस्था में मिलती है। यह वायु से बहुत ज़्यादा हल्की होती है, यह भी आपने पढ़ा है। आपने यह भी जाना है हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं या जल का एक महत्वपूर्ण भाग हाइड्रोजन है। आपने यह भी पढ़ा है और यह भी जाना है कि हाइड्रोजन को आजकल ईंधन के रूप में या ईंधन सेल के रूप में काम में लेने लग गए हैं। ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है। इसके अलावा हम कई बार समाचार पत्रों में भी यह पढ़ते हैं कि आजकल पेट्रोल के स्थान पर कई स्थानों पर हाइड्रोजन को काम में लिया जाने लगा है। जो स्वचालित वाहन हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें पेट्रोल के स्थान पर हाइड्रोजन को एक विकल्प ईंधन के रूप में देखा जाने लगा है। हम कठोर जल, मृदु जल, ऐसी बहुत सारी बातें हम पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। अब इन सब का हम यहाँ व्यवस्थित रूप से और गहराई से और विस्तृत रूप से हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आवर्त सारणी में स्थान की। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। जो सबसे पहला तत्व आवर्त सारणी में रखा गया है वो हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 1 है। अब इसके बाद हाइड्रोजन का स्थान की दिक्कत आई। आपको याद हो तो जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था इसी कक्षा में आवर्त सारणी वाला, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, वहाँ हमने आवर्त सारणी को देखा था। वहाँ हमने देखा था कि आवर्त सारणी को कुल 18 वर्गों में बांटा गया है, 1 से लेके 18 तक। ये वर्ग कहलाते थे जो लेफ्ट से राइट चलते थे और टॉप टू बॉटम चलने वालों को हम आवर्त या पीरियड कहते थे। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, हाइड्रोजन के गुणों के आधार पर, हाइड्रोजन की व्यवस्था के आधार पर इसको क्षार धातुओं के समान भी माना गया और इसको हैलोजनों के समान भी माना गया। कुछ गुण इसके एल्कली मेटल्स के समान होते हैं, कुछ गुण इसके हैलोजन्स के समान होते हैं। इसके अलावा हैलोजन से भी ये कुछ असमानताएं दर्शाता है और ये क्षार धातुओं से भी असमानताएं दर्शाता है। इस कारण से हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में विशेष स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना सरलतम है। ये सरलतम क्यों है? ये सरलतम इसलिए है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर केवल एक शेल है, केवल एक कोश है और उसमें केवल एकमात्र इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में केवल एकमात्र प्रोटॉन है। आप यह ध्यान से देखें, इसके अलावा जितने भी तत्व हैं उनमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन और 1 से अधिक प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस में। लेकिन इसमें देखें तो इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है और इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, यानी कि जो इसका s ऑर्बिटल है पहले कोश का, जिसको k शेल भी कहते हैं, उसका केवल पहला जो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। क्षार धातुओं तथा हैलोजनों से तुलना। यह क्षार धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। यह हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। हम एल्कली मेटल्स को हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम जो कि रेडियोएक्टिव है, ये सब एल्कली मेटल्स कहलाती हैं। आपको याद हो तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 होता है। अब NS1 से मतलब क्या? जैसे मानो लिथियम है, लिथियम का है 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1। इसका मतलब इनके s ऑर्बिटल के जो आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल केवल एक है, S, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्षार धातुओं से इनकी ये तो हमने देखी समानता कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी दूसरी बात समझें कि जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 281 में से ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन है, उसको ये बाहर निकालकर सोडियम पॉजिटिव में यानी कि सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से पोटेशियम पोटेशियम आयन में K+ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से रूबिडियम Rb रूबिडियम प्लस में, सीजियम सीजियम प्लस में, यानी कि सीजियम के धनायनों में रूबिडियम धनायन, पोटेशियम धनायन और सोडियम धनायन इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर H पॉजिटिव में यानी कि इसके धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको ये त्याग देगा और क्षार धातुओं के समान, एल्कली मेटल्स के समान ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। हेलोजन से देखें जरा, इसकी तुलना करें तो हेलोजन का हम कौन कौन सी हम जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। तो ये सब क्या है, इनके आउटर मोस्ट शेल में हम देखें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 9 है। कितना है, 9 है। तो 9 में से क्या होगा, इसमें से इसका 1s2 2s2 और 2p5, 1s2 2s2 2p5 और s जो p ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, कुल एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि जैसे p6 हो जाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके हेलोजन के समान, जैसे हेलोजन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे F माइनस में, Cl माइनस में, Br माइनस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ये उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्लोरीन ऑर्गन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके निकटतम जो अक्रिय गैस या हमको कहते हैं उत्कृष्ट गैस वो कौन सी है, वो नियॉन और ऑर्गन है। तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसकी निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही इनके ऋणायन बनेंगे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, उसी प्रकार से H माइनस जब बनेगा तो वो भी निकटतम अक्रिय गैस या निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास यानी कि हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। अगला देखें, क्षार धातुओं के समान ये ऑक्साइड, सल्फाइड और हैलाइड बनाता है। इसको समझने की कोशिश करें। जैसे सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na2O। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O। सोडियम ने बनाया Na2O, हाइड्रोजन के साथ H2O बन गया। पोटेशियम बनाता है K2O, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी H2O। तो ये एल्कली मेटल्स के समान ऑक्साइड बनाता है। एल्कली मेटल्स के समान ये सल्फाइड बनाता है, सोडियम सल्फाइड Na2S, पोटेशियम सल्फाइड K2S, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का सल्फाइड क्या बनेगा, H2S। तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये एल्कली मेटल्स के समान गुण दर्शा रहा है। हैलाइड्स देखें, सोडियम का हैलाइड NaCl, लिथियम का हैलाइड LiCl, पोटेशियम का हैलाइड KCl, सीजियम हैलाइड CsCl। यानी कि एक हैलाइड के साथ में जरूरी नहीं है क्लोराइड ही हो, ये क्लोराइड के साथ साथ ब्रोमाइड भी बना सकता है KBr, NaBr, ये आयोडाइड भी बना सकता है Ki, NaI, LiI। तो कहने का मतलब ये कि ये हैलाइड जो बनाते हैं उनमें एक संयोजी हैलाइड बनाते हैं, वहाँ पर क्या बन रहा है, NaX। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी किसके साथ में, हेलोजेंस के साथ में हैलाइड समान बना रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है HX। तो जिस प्रकार से MX बन रहा है, M मतलब एल्कली मेटल्स, उनमें MX का मतलब जैसे NaX, जैसे KX, जैसे RbX, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी HX बनता है। तो ये क्षार धातुओं से एल्कली मेटल से समानता दर्शा रहा है कि उनके समान ये ऑक्साइड, उन्हीं के समान सल्फाइड और उन्हीं के समान ये हैलाइड बना रहा है। लेकिन अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा होती है। सामान्यतः जो हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की या क्षार धातुओं की, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू 3 से लेकर 5 के बीच में होती है, लगभग 3 पॉइंट कुछ से लेकर 5 के बीच में होती है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, कहाँ केवल 3 से लेकर 5 और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 13.6 है।
इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि क्षार धातुओं से, एल्कली मेटल से ये असमानता दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये आयनेशन एंथैल्पी के मामले में यह क्षार धातुओं से यह भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता। अब धात्विक अभिलक्षण का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए NaCl, हम Na मतलब एक मेटल है, एक हमने कोई इसका कंपाउंड लिया NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें HCl, तो ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक बनते हैं वह सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जबकि जो एल्कली मेटल्स के यौगिक बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक लिथियम को कुछ छोड़ दीजिए, बाकी सबके कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। एक और बात कि जो एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक लैटिस होती है, उनका एक जालक बना हुआ होता है, वे जालक के रूप में रहते हैं। जबकि ये क्योंकि कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन, तो इनमें जालक नहीं बनता है। तो धातुओं के जो विशिष्ट गुण हैं वे हाइड्रोजन में नहीं मिलते हैं। यह भी इसकी एल्कली मेटल से असमानता दर्शाता है। यह हैलोजन के समान द्विपरमाणुवीय अणु बनाता है। अब आप देखो, जैसे एल्कली मेटल्स थे, अब वो Na2 नहीं मिलता, Na, K, C है ना, ऐसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सीजियम, ये कभी ऐसे द्विपरमाणुवीय अणु के रूप में नहीं मिलते। लेकिन अगर हम बात करें हैलोजन्स की, तो हैलोजन F2, फ्लोरीन किसके रूप में मिलेगा, F2 के रूप में, द्विपरमाणुवीय अणु के रूप में मिलेगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल मिलता है। इसी प्रकार से Cl2, इसी प्रकार से Br2, इसी प्रकार से I2। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी क्या मिलता है, H2। हाइड्रोजन भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके भी 2 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। यह क्या दर्शा रहा है, यह इसकी हैलोजन से समानता दर्शा रहा है। विभिन्न तत्वों के साथ संयोग कर यह हाइड्राइड तथा सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अब देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम की हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो NaH सोडियम हाइड्राइड बनेगा, पोटेशियम के साथ KH बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड, रूबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऋणायन के रूप में है। ठीक इसी प्रकार से जब हम एल्कली मेटल्स की रिएक्शन हैलोजन्स के साथ कराते हैं तो हैलोजन भी यहाँ ऋणायन के रूप में बनते हैं। तो ये तत्वों के साथ, ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, उनके साथ मिलकर ये हाइड्राइड बनाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हैलोजन्स बनाते हैं तत्वों के साथ में। हैलोजन जिस प्रकार से कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन अब अंतर क्या है, हैलोजनों से इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। हैलोजनों की तुलना में इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। हम यदि बात करें हैलोजन्स की, तो हैलोजन्स अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हैलोजन का जो मॉलिक्यूल है उनमें 2 एटम के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ने के लिए 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन सामान्यतः बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होता है, सामान्य ताप पर यह अक्रिय है, यह बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाता है, जबकि हैलोजन बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये हैलोजन से यह असमानता भी दर्शाता है। तो हमने ये सब में क्या सीखा, हमने देखा कि कुछ इसकी गुण क्षार धातुओं या एल्कली मेटल से मिलते जुलते होते हैं, कुछ गुण उसके हैलोजन से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो इसको हम वर्ग 1 में, वर्ग 1 किसका है, यह है एल्कली मेटल्स का, तो उसमें हम रख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम वाले ग्रुप में। और कुछ गुणों के आधार पर इसको हम हैलोजन में भी रख सकते हैं जो ग्रुप 17 है। लेकिन उनके साथ ये असमानताएं भी दर्शाता है। इस कारण से इसका आवर्त सारणी में पृथक स्थान दिया गया है। क्षार धातुओं और हैलोजनों से ये समानताएं होने के बाद भी असमानताएं दर्शा रहा है। अब ना तो इसको ग्रुप 1 में रख सकते हैं, ना ग्रुप 17 में रख सकते हैं। कुछ गुण मिल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे, 17 में मिल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो इस कारण से इसको आवर्त सारणी में एक विशेष स्थान दिया गया है इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण। एक और बात कि यह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके H+ आयन बनाता है, जिसका आकार 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है। आप देखिए आकार कितना छोटा है। 1 पिकोमीटर का मतलब क्या, 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब क्या, 10⁻12 मीटर। और उसमें भी ये कितना है, 1.5 × 10⁻³ अब है क्या, इसके आउटर मोस्ट शेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में, वो भी इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। क्या बनाया इसने, H+ हाइड्रोजन आयन बनाया। और इस कारण से केवल इसमें क्या रह गया, वो न्यूक्लियस वाला पार्ट रह गया, और वो पार्ट बहुत छोटा होता है। अगर हम और आयनों की बात करें और
एटम की बात करें, परमाणुओं की बात करें, तो उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। अब देखें जो सामान्यतः परमाणविक और आयनिक आकार है वो 50 से 200 पिकोमीटर है, 50 से 200, और यहाँ कितना है बिल्कुल 1.5 10⁻³ तो काफ़ी छोटा आकार इसका हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। एच स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि केवल न्यूक्लियस रह गया, तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ये नहीं करता है, और इन सब अद्वितीय व्यवहार के कारण, एक यूनिक बिहेवियर के कारण इसका आवर्त सारणी में पृथक स्थान दिया गया है। डाइहाइड्रोजन H2, डाइहाइड्रोजन मतलब H2, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुवीय अणु है या डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाइहाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बाहुल्य तत्व है। पृथ्वी पर यदि कम मिलता है, यद्यपि पृथ्वी पर इसकी जो बाहुल्यता है, एबंडेंस है, वो बहुत कम है, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत अधिक है। बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि, जुपिटर और सैटर्न, इसमें अधिकांशतः हाइड्रोजन है। इनका जो एटमॉस्फेयर है, इनका जो वायुमंडल है, उसमें अधिकांशतः हाइड्रोजन भरी हुई है। यह भी आप जानते हैं सूर्य के आसपास हम जानते हैं हाइड्रोजन का भंडार है। हाइड्रोजन और हीलियम, या हाइड्रोजन और हीलियम आपस, ये हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, इस प्रकार से संलयन अभिक्रिया होती है। तो सूर्य के आसपास हाइड्रोजन का भंडार है। बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि, इसमें भी हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में यद्यपि इसकी मात्रा बहुत कम मिल रही है, द्रव्यानुसार इसकी लगभग मात्रा 0.15% होती है। संयुक्त अवस्था में यह जल के अतिरिक्त पादपों में और जंतुओं में मिलता है। आपने यह छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इससे पहले जो क्लासेस पढ़ी हैं आपने, कि हमारे मनुष्य जो शरीर का बहुत सारा भाग है वो जल से मिलकर बना है। काफ़ी सारा परसेंट हमारे इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जल होता है। इसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं, कई प्लांट्स में तो 90 से 95% तक वाटर होता है, लेकिन वहाँ पर ये हाइड्रोजन के रूप में नहीं मिल रहा, बल्कि हाइड्रोजन की संयुक्त अवस्था जल के रूप में ये वहाँ पर मिलता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक समझने की कोशिश करें। समस्थानिक का मतलब क्या? समस्थानिक का मतलब ये कि जब इनको एक ही स्थान पर रखा गया है, सम मतलब समान, स्थान एक ही स्थान पर रखा गया है। आवर्त सारणी आप जानते हैं, आवर्त सारणी किसके आधार पर रखी गई है? परमाणु क्रमांक के आधार पर है। यानी कि इन तीनों समस्थानिकों का, इन तीनों आइसोटोप्स का परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए इसमें क्या लिखा है? 1। तो प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3 है। अंतर क्या है इनमें? इनमें अंतर है न्यूट्रॉन का। देखो, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। जितने भी तत्व आज तक ज्ञात हैं उनमें से मात्र प्रोटियम एक ऐसा है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी तत्व, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये एक यूनिक बात है। नंबर 2, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये भी ट्राइटियम की एक विशेषता है कि ट्राइटियम एकमात्र ऐसा तत्व है या हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से दुगनी है। न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 2। और तत्वों में यह 1.6 टाइम हो सकती है, 1.5 टाइम्स हो सकती है, 1.4 टाइम्स हो सकती है, लेकिन दुगनी नहीं है। तो ट्राइटियम एक विशेष प्रकार की स्थिति है। हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक प्रोटियम है, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है और इसकी हाफ लाइफ की वैल्यू 12.33 ईयर्स होती है। यह बहुत कम ऊर्जा वाले बीटा विकिरणों को उत्सर्जित करता है। तो ट्राइटियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव तत्व है, और यह बीटा विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। यहाँ इनकी तुलना की गई है कि आप जैसा हम कह रहे थे, प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। आप इसकी आपेक्षिक बाहुल्यता देखिए, 99.98% तो प्रोटियम मिलता है, ड्यूटेरियम 0.156% और ट्राइटियम तो 10⁻⁻15, बहुत कम मात्रा में ट्राइटियम मिल रहा है। इनके अगर हम परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का 1.008, ड्यूटेरियम का 2.014 और ट्राइटियम का 3.016 है। कारण आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है, और न्यूट्रॉन बढ़ने से इसका जो सापेक्षिक परमाणु भार है ग्राम पर मोल में, वो इंक्रीज हो गया। गलनांक और कथनांक आप देख रहे हैं काफ़ी कम है, इसीलिए ये सामान्य ताप पर और काफ़ी नीचे ताप तक भी ये गैस अवस्था में रहते हैं। घनत्व भी काफ़ी कम है, 0.09, 0.18, और उसका ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होने के कारण से अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। फ्यूजन एंथैल्पी, वेपोरेशन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू आपके सामने है 0.117, 0.97। वियोजन एंथैल्पी, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, 435.88।
इसीलिए मैंने कहा था कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ये क्या है, अक्रिय है, सामान्य ताप पर ये अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी जो अंतर्नाभिकीय दूरी है 74.14 पिकोमीटर, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत अधिक है, मैंने कहा था इनसे काफ़ी अधिक है, 1312 किलो जूल पर मोल। इसी प्रकार से इसकी सैद्धांतिक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दी गई हैं। डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधियाँ, लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ हम HCl भी काम में ले सकते हैं, यहाँ हम H2SO4 भी काम में ले सकते हैं। तो जिंक की रिएक्शन किसी भी अम्ल से कराएं, जिंक आयन बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो Zn+2HCl बनेगा ZnCl2 और H2। इसी प्रकार से यदि जिंक की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 और H2 बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि से हम प्राप्त कर लेते हैं। एक हम वुल्फ बोतल लेते हैं, उसमें हम दानेदार जिंक रखते हैं, हम ड्रॉपिंग फनल से उसमें एसिड डालते हैं और जार में हम क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वायु से हल्की होती है। जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी एक तरीका है इसका बनाने का, अम्ल से भी बना सकते हैं, क्षार से भी बना सकते हैं। इसकी हम क्या करें, जब जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो Na2ZnO2 बनता है और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया पर, चाहे क्षार के साथ अभिक्रिया पर हम हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर अम्लीय जल के विद्युत अपघटन पर डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाते हैं और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इसका जल का टूट जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होकर क्या बनाएगा, ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव। H पॉजिटिव यानी कि कैटायन है, कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और उसी प्रकार से हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इसका ये कमर्शियल प्रोडक्शन है, व्यापारिक उत्पादन। इसमें सबसे सस्ता चीज़ यानी कि केवल जल काम आता है। जल का जब कभी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। निकेल इलेक्ट्रोड के मध्य रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर डाई हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। यह भी एक इसका कमर्शियल प्रोडक्शन का मेथड है कि निकेल इलेक्ट्रोड काम में लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लो, वो गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ तो हमें डाई हाइड्रोजन मिल जाती है। ब्राइन विलयन, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन विलयन का भी विद्युत अपघटन कराने पर डाई हाइड्रोजन गैस कैथोड के रूप में प्राप्त होती है और वहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रही है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, क्या बनेगा, Na+ और Cl-, Na+ और Cl- बनेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट है तो जल का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, वो भी क्या बनाएगा, H+ और OH-। तो एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, हमें क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर हमें कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो इस प्रकार से ब्राइन सॉल्यूशन का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कैथोड पर हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। हाइड्रोकार्बन तथा कोक को उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ क्या लिया है, CnH2n+2 यानी कि एल्केन लिया है। आप जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसकी किससे रिएक्शन कराएं, स्टीम के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया कराएं। टेम्परेचर कितना, 1270 केल्विन निकल की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ N की वैल्यू आप रख लें, चाहे यहाँ पर हम मीथेन लें, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी लें, उसके साथ हमें कितने हाइड्रोजन के मोल्स मिलेंगे वो हम कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं, इसलिए इसे संश्लेषण गैस या सिन गैस भी कहते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लें और सुन लें क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इसको काफ़ी पूछते हैं, सिन गैस क्या है। तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को सिन गैस कहते हैं। ये आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। कोल से सिन गैस के उत्पादन की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण या कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। कोल यानी कार्बन
कोयला लिया, इस कोल की रिएक्शन किससे कराई, H2O के साथ की, तो CO प्लस H2O H2 बन जाता है। यानी वापस से क्या बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यह सिन गैस बन रही है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोल गैसीकरण कहलाती है। सिन गैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाइहाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है। और इस डाइहाइड्रोजन को फिर हम क्या करें कि CO और H2 की रिएक्शन कराएं आपस में, कोबाल्ट उत्प्रेरक काम में लें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सिन गैस में क्या मिला हमें, CO मिला, आयरन क्रोमेट उसमें उपस्थिति में काम में लो और डाइहाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को भाप अंगार श्रुति अभिक्रिया भी कहते हैं। डाइहाइड्रोजन के गुण हम बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की, और प्रॉपर्टीज में बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। डाइहाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, दहनशील गैस है। कोई कलर नहीं होता इसका, किसी प्रकार की इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई ये टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस गैस है, और साथ में दहनशील है। यह वायु से हल्की है, जैसे हम पहले कह रहे थे, ये वायु से हल्की है और जल में यह घुलनशील होती है। डाइहाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में वियोजन केवल 2000 केल्विन से ऊपर लगभग 0.08% ही होता है। आप देखिए यहाँ पर कि हाइड्रोजन का इसके एटम में डिसोसिएशन करने के लिए, हाइड्रोजन जो H2 है इसको HH यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2000 केल्विन। उसमें भी कुल कितना सा डिसोसिएशन हो रहा है, 0.08%। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाकर 5000 केल्विन कर देते हैं, तब इसका डिसोसिएशन बढ़कर, एटम्स में यह डिसोसिएशन बढ़कर इसका 95.5% तक पहुंच जाता है। उच्च बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण रूम टेम्परेचर पर डाइहाइड्रोजन गैस निष्क्रिय होती है। यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बंध वियोजन एंथैल्पी, उसका मान बहुत अधिक होता है, और इस कारण से यह डाइहाइड्रोजन गैस कैसी है, ये निष्क्रिय गैस है या ये इनर्ट गैस है। रूम टेम्परेचर पर यह बहुत कम अभिक्रिया करती है। अतः विद्युत आर्क तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा यह परमाणुीय हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। जब कभी इस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाओ या अल्ट्रावायलेट रेज काम में लो, तब जाकर ये किस में कन्वर्ट जाती है, हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है। डाइहाइड्रोजन अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर H पॉजिटिव बनाता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये H निगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी बात की थी इस बारे में, क्योंकि जब हेलोजन के समान गुण दिखाएगा तो H निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये क्षारीय धातुओं के समान गुण दिखाएगा तो ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करके यह एकल सहसंयोजक बंध भी बनाता है। जैसे मानो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में HCl बनेगा और उसमें एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनों के साथ हाइड्रोजन के दो अलग अलग परमाणु साझा करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉनों का। एक हाइड्रोजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उसी ऑक्सीजन परमाणु के साथ दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। हेलोजनों के साथ अभिक्रिया, डाइहाइड्रोजन हेलोजनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखें। हाइड्रोजन गैस हेलोजन क्या बनेगा, HX। ये हाइड्रोजन हैलाइड है। यहाँ X का मतलब क्या, ये फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकती है। यहाँ जब हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन की इतनी अधिक होती है कि वो अंधेरे में ही अभिक्रिया कर लेगी, मतलब उसको किसी प्रकार की कोई रिएक्शन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराओ, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। वहीं क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में हम बात करें तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन HBr बनाता है। वहीं आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए आयोडीन के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यह भी एग्जाम के हिसाब से आप याद रखें, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कि फ्लोरीन
मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी इनकी फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन तक जाते जाते यह रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यह डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया प्रबल ऊष्माक्षेपी है। हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के साथ गैसियस स्टेट में रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट काम में लेंगे और साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। आप देख रहे हैं कितनी एनर्जी निकली है, 285.9 किलो जूल पर मोल। इतनी अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है जब हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर 2 मोल वाटर बनाता है। डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया पर अमोनिया बनती है। अमोनिया का व्यापारिक उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जाता है जिसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 3 मोल लेते हैं काम में, आप देख रहे हैं 3H2, नाइट्रोजन का 1 मोल, यह मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाएगा। टेम्परेचर कितना होगा, 673 केल्विन, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम में आता है। तो यह रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, यह इसमें भी ध्यान रखें, यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब कभी भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की आपस में अभिक्रिया होगी तो यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है और साथ में बनता है अमोनिया। 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। और यह भी याद रखें, इसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम पूछेंगे हैबर्स प्रोसेस क्या है, तो आप बता देंगे हैबर्स प्रोसेस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। धातुओं के साथ अभिक्रिया, डाईहाइड्रोजन उच्च ताप पर कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाता है। हाइड्रोजन कोई भी मेटल इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा। यहाँ मेटल को हमने एल्कली मेटल्स लिखा है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि एल्कली मेटल्स हो। एल्कली मेटल है तो फॉर्मूला होगा इसका MH। आप सुने ध्यान से, जैसे मानो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अगर यहाँ पर काम में लेते हैं तो यहाँ हमने लिया H2 और साथ में लिया हमने क्या, मान लीजिए Na, तो यहाँ पर जब 2Na काम मिलेंगे 2NaH बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम काम में लेते हैं तो 2KH बन जाएगा, तब फॉर्मूला होगा MH। लेकिन हम एल्कली मेटल काम में ना लेकर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स काम में लेते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु काम में लेते हैं। जैसे मानो मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें काम में, तो कैल्शियम की रिएक्शन जब कभी हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो CaH2 बनेगा, CaH2 MgH2। तो यहाँ वहाँ पर फॉर्मूला फिर MH नहीं होगा, MH2 हो जाएगा। तो और वहाँ पर ये क्या कहलाएगी, M यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु होगी। यहाँ चाहे एल्कली मेटल के साथ करे या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ करे, यहाँ पर हाइड्रोजन H नेगेटिव के रूप में रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है H नेगेटिव के रूप में, इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या बना रहा है, हाइड्राइड बनाता है। तो जब कभी भी धातुओं की अभिक्रिया, मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बन जाते हैं, हाइड्राइड्स बन जाते हैं। एक और बात आप याद रखो, हाइड्राइड कब कहलाएंगे, हाइड्राइड जब कहलाएंगे जब जो भी मेटल उसके साथ में जुड़ा हो, जरूर नहीं है मेटल हो, मेटल साथ साथ नॉन मेटल भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या इनसे रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के इस भाग में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के आवर्त सारणी के स्थान के बारे में, हाइड्रोजन का हैलोजनों के साथ में और क्षार धातुओं के साथ में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि इसका आवर्त सारणी में एक विशेष स्थान क्यों दिया गया है। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जाना कि हाइड्रोजन के बनाने की या विरचन की विधियां क्या क्या हैं, हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, और उसके अलावा हमने कुछ हाइड्रोजन की रासायनिक गुणों के बारे में जाना, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना, ये किस प्रकार से ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और विभिन्न यौगिक बनाता है। अगले वाले भाग में हम सीखेंगे इसकी कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में, इसके हाइड्राइड्स के बारे में कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम अगले भाग में सीखेंगे।